नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुलगते सवाल की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से कर रहे हैं, जो कि आ रही है कानपुर से। विकास दुबे की मदद के आरोप में चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पुलिस वालों पर मुठभेड़ के समय अपने साथियों की जान खतरे में डालने और मौके से फरार होने का आरोप लगा है। आईजी मोहित अग्रवाल और एसएसपी दिनेश कुमार ने दोनों पुलिस वालों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। विकास दुबे से रिश्तों के आरोप में एसओ विनय तिवारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, अधिकारियों से साठगांठ कर एसओ अपनी पोजीशन तो बनाए हुए था, लेकिन जब इस तरह की साजिश का खुलासा हुआ तो आखिरकार ये गिरफ्तारी तो होनी ही थी। देखिए, एक लंबे समय से पूर्व एसओ विनय तिवारी के विकास दुबे से संबंध थे और यही कारण है कि लगातार जो सीओ शहीद हुए थे देवेंद्र मिश्रा, उन्होंने इसकी शिकायत तत्कालिक एसएसपी व मौजूदा तत्कालिक एसएसपी अनंत देव से की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही कारण है कि जब घटना हुई तो उस दिन भी एसओ विनय तिवारी द्वारा मुखबिरी की गई और जब मौके पर पुलिस फोर्स उनके बैकअप में पहुंचा तो वहां से मौके से वो भाग गए, जबकि वो स्थानीय एसओ थे, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई और 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। इसको लेकर लगातार एसटीएफ और पुलिस जांच कर रही थी। जो कॉल डिटेल्स आई थी उनसे भी साफ हो गया था कि लगातार पूर्व एसओ विनय तिवारी, बीट इंचार्ज के शर्मा, वो विकास दुबे के संपर्क में थे और लगातार पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी दे रहे थे। जिसके बाद आज सुबह से ही दोनों अधिकारियों से पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जल्द ही प्रीति उन तमाम जो विभीषण चौबेपुर थाने के हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी कुछ अन्य लोगों के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि एक सिपाही राजीव चौधरी था जो 12:10 पर विकास दुबे को उसने बिल्कुल राजीव, आप लगातार इस खबर को ट्रैक करिएगा। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। और इधर कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे की मदद के आरोप में गिरफ्तार किए गए चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ विनय तिवारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो पिछले महीने का बताया जा रहा है। आरोप है कि छेड़छाड़ की शिकायत मिलने पर विनय तिवारी ने घटना वाली जगह पर जाने से इनकार कर दिया था। हेलो सर, हाँ ग्राम मोहम्मदपुर से सर बोल रहे हैं। अब क्या किए सर? ये अभी फोर गाड़ी से ही लोग फिर घर पे हमला करने आए गांव में। दरवाजा हमारा भड़बड़ा रहे थे, घंटों चिल्ला रहे थे। हमने दरवाजा नहीं साफ खोला है। ये लोग गाली गलौज करके अभी गाड़ी लेके वापसी हो गए हैं। अभी किसी भी समय कुछ कर सकते हैं साहब। ये अरविंद और उसके साले वाले सब आ गए हैं और गाड़ी है यहाँ चौबेपुर की जो बेचेलाल पाल है स्कूल वाले, उनकी गाड़ी है 4 व्हीलर। उसी से अभी आए गांव के अंदर। बीच गांव में हमारा घर है, उसमें हम लोग हैं। जानवर उधर बंधे हैं तो ये लोग जानते हैं कि ये लोग आए क्यों नहीं। हम लोग अभी गांव के अंदर हैं। तो सर बताइए अब क्या करें हम? क्या करना चाहिए सर? क्या करें बताओ आप। हम लोग तुम बताओ सर, हमें पुलिस प्रोटेक्शन या तो आप दिला दो। कल एक काम करो, कल जो है तुम्हारा रोज झगड़ा होता है, कल तुम एक काम करो, वहाँ एसएसपी ऑफिस में पैसे जमा करवा दो। इसकी सिक्योरिटी 100 तुमको दिलवा देते हैं गार्ड पुलिस लाइन से, तो तुम्हारे दरवाजे पर दिन रात बैठेगी और उसका पैसा देना तुम। सर अगर मर्डर हो जाए तो हम लोगों को तब क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें रोज झगड़ा करना है। पुलिस के पास में इतना काम है कि तुम्हारे आगे पीछे घूमे। सर मतलब हमारा एक अकेला घर पूरे दिन से खून पी रखा है पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस का, और फिर आज अभी शाम को लगा दिया। सर हमने काम, हम कुछ नहीं, आपको सच बता रहे हैं तो आप सर हमारा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मतलब हम लोग मर भी जाए। तुम्हारा भरोसा करके यहाँ पे कार्रवाई कर रहा हूँ। क्या सर कार्रवाई कर रहे हैं? हमारे पे खिलाफ कर रहे हैं सर। विश्वास तुम्हारा बताओ सर। ये अभी 4 व्हीलर से आए हैं, जो कह रहे हैं दरवाजा मेरे भड़बड़ा रहे थे, हम वही आपको सूचना दे रहे हैं। तो सर आप हम पे गुस्सा कर रहे हैं। 100 नंबर डायल करो, हमारी पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच जाएगी। तो वहाँ क्या करेगी? तुम्हें लगेगी फोन करने में, उतनी देर लगेगी उनको पहुँचने में। तो हमको बस यही कहा कितनी परेशानी है, 112 नंबर तुरंत डायल करो। विनय तिवारी एसओ की ये बातचीत, जो छेड़छाड़ का मामला है, रवैया देखिए, बात करने का तरीका सुनिए। फरीदाबाद से गिरफ्तार विकास दुबे के 3 साथियों से एक साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। एक प्रभात है जिसका नाम कार्तिकेय भी है, ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर पुलिस के हवाले किया गया है इसे। जबकि विकास दुबे को अपने मकान में रखने वाले बाकी 2 आरोपियों
अंकुर और श्रवण को फरीदाबाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले फरीदाबाद पुलिस ने न्यू इंदिरा नगर इलाके में छिपे विकास दुबे को पकड़ने के लिए दबिश जारी थी और विकास दुबे को अपने मकान में छिपाने के आरोप में उसके रिश्तेदारों अंकुर और श्रवण के साथ विकास के साथी प्रभात को गिरफ्तार किया गया था, जबकि विकास मौके से भाग निकला था। फरीदाबाद में विकास दुबे के देखे जाने के बाद यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। खबर है कि विकास दुबे गौतम बुद्ध नगर में सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कोर्ट के सभी गेट पर आने जाने वालों को मास्क हटाकर उनकी चेकिंग की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे गौतम बुद्ध नगर कोर्ट की, जहां पर लगातार इस तरह की जानकारियां या फिर टिप ऑफ मिल रहा है कि विकास दुबे सरेंडर कर सकता है कोर्ट में आकर, और ऐसे में हर किसी ऐसे इंसान की जो कोर्ट परिसर में दाखिल हो रहा है मास्क लगाए हुए है, पहले उसका मास्क हटाया जा रहा है और उसकी चेकिंग की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे के गांव बिकरू से, जहां एसटीएफ की टीम विकास के घर के पास बने कुएं से पानी निकालकर उसमें हथियारों की तलाश कर रही है। पुलिस को खबर मिली थी कि मुठभेड़ के बाद विकास दुबे और उसके साथी कुएं में हथियार फेंककर भाग गए थे, तो अब पुलिस उस कुएं की तलाश भी कर रही है। तो ये तलाशी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि एसटीएफ की टीम विकास के घर के पास बने कुएं से पानी निकालकर, ये देखिए लाइव तस्वीरें आ रही हैं, वो दिखा रहे हैं आपको, हथियारों की तलाश कर रही है। पुलिस को टिप ऑफ था कि मुठभेड़ के बाद विकास दुबे और उसके साथी कुएं में हथियार फेंककर भाग गए थे। इस वक्त मैं चौबेपुर के बिकरू गांव में, मेरे ठीक पीछे आप सकते हैं जेसीबी, जहां एक और बाकी बचे मकान का पीछे का हिस्सा तोड़ने में लगी है, तो वहीं पुलिस को ये सूचना थी कि कानपुर के इस चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 कुएं जिसमें असलहा फेंका गया, देखिए, जिसको लेकर यहाँ मजदूर लगे हुए हैं, 4 कर्मचारी लगाए गए हैं जो इसमें पूरी पंपिंग के माध्यम से पाइप करके देखिए खपच्ची डाल के पूरा इसका कर रहे हैं। और यह एक सक्शन मशीन है जिसको डाला गया, जिसमें ए छोटे पाइप को और 20 छोटे पाइप से हटा के इसको पूरा लेवल देखा जा रहा है। 4 मजदूर यहाँ लगाए गए और 4 दूसरे कुएं में। अगर पहले कुएं की बात की जाए तो पहले कुएं में कुछ भी नहीं मिला। अब दूसरे कुएं की बात की जाए तो वो हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं, आप इस तरफ आ जाइए, हम इनसे बात करके जानना कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले कई घंटों से ये लोग लगे हुए हैं, ये टीम लगी है, इसको क्या सफलता हाथ लगी है क्या? आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू, कहाँ से आए आप? गंगाबरा से। क्या मिला इसके अंदर से, क्या कर रहे हैं अभी आपको? अभी तो हम लोग उतरे थे, अभी कुछ मिला नहीं इनमें, और कोई असला कुछ नहीं, ना रिवाल्वर, ना सरिया, ना लोहा, कुछ अभी नहीं मिला। आप देखिए, ये वो मजदूर हैं, वो गोताखोर हैं जो उस पुराने जो कुएं उनमें उतरे हैं और अभी भी दोबारा दूसरे राउंड में, क्योंकि पानी का लेवल काफ़ी था, उसको ड्रेन कराया जा रहा है, उसके बाद एक बार फिर से उतरेंगे। फिलहाल अभी इसमें असला नाम की कोई चीज़ नहीं मिली है। और इस बीच खबर कश्मीर से आ रही है, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हुए इस फायरिंग में 2 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। वहीं भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 2 भारतीय नागरिक घायल होने की जानकारी। सीज फायर एक बार फिर से पाकिस्तान ने तोड़ा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हुई इस फायरिंग में 2 भारतीय नागरिक भी जख्मी हुए हैं। इधर पटना में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। पटना के डीएम ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुलने की मंजूरी होगी। तो कोरोना से रोकथाम के लिए 10 जुलाई से 16 जुलाई तक ये लॉकडाउन करने का आदेश दिया जा रहा है पटना में, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। पटना के डीएम ने इसके लिए आदेश जारी किया है, जिसके तहत पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुलने की मंजूरी होगी। जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए 10 तारीख से यानी परसों से उसमें जितने भी सरकारी गैर सरकारी ऑफिसेज हैं जो जरूरी सेवाओं से अलग हैं, और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि ज़रूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है।
इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। और एक और अहम खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। इन सभी की जांच इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और ये कहा गया है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जांच करेगी इस पूरे मामले पर। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई संस्थाओं पर एजेंसियों की इंक्वायरी लगा करके बीजेपी अपने 56 इंच के सीने का प्रमाण देना चाहती है। हमारी संस्थाओं के तो अकाउंट ऑडिट भी होते हैं और पब्लिक डोमेन में भी हैं, लेकिन बीजेपी से जुड़ी हुई संस्थाएं, चाहे वो आरएसएस है या विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन या और दूसरी संस्थाएं, इनके अकाउंट तो पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। क्या बीजेपी ये बताएगी कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को चीनी कंपनियों ने और चाइनीज कॉन्सुलेट ने करोड़ों रुपया क्यों दिया था? क्या बीजेपी ये बताएगी कि इंडिया फाउंडेशन को पैसा फॉरेन फंडिंग क्यों आता है, कहां से आता है? खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ हाईवे पर हुई एक घटना से जुड़ी हुई है, जहां अचानक पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। गनीमत ये रही कि वहां से गुजर रही एक गाड़ी में बैठे लोगों को पहाड़ से पत्थरों के गिरने की आहट लग गई थी, इसलिए गाड़ी पर पत्थरों की बरसात से पहले ही वो गाड़ी छोड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन तेजी से गिरते पत्थरों ने गाड़ी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। वहां के लोगों के मुताबिक पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से जोड़ने वाले इस रास्ते पर मकड़ाउल नाम की जगह है, जो पिछले कुछ दिनों से वहां से निकलने वाले लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि लगातार पत्थरों की बरसात यहां पर होती है और ये किसी भी वक्त हो सकती है। इस तरह की आहट पहले ही इस गाड़ी में जो आप देख रहे हैं सवार लोगों को हो गई थी, तो वो गाड़ी छोड़कर वहां से हट गए थे और तब जाकर उनकी जान बच पाई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां कुछ लोग अपने घरों में फंस गए हैं। घरों में फंसे इन लोगों को रस्सी की मदद से निकाला जा रहा है। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला को कुछ लोग अपनी गोद में उठाकर उनके मकान से बाहर लाते उन्हें दिखे। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिस वक्त लोगों को घरों से निकाला जा रहा था, उस वक्त वहां काफी तेज बहाव में पानी बह रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। तो तस्वीरें महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की है। घर के बाहर दूसरे छोर पर कुछ लोग रस्सी पकड़े हुए खड़े थे और इस रस्सी के सहारे ही एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू होता हुआ दिखा। और इस दौरान वो रस्सी जब लोग पकड़े हुए थे तो बहुत तेज पानी का बहाव भी दिख रहा था और मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बरसाती नालों के उफान पर आने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। हल्द्वानी को सितारगंज से जोड़ने वाली सड़क पर नाले से निकला पानी ऐसा बह रहा था मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी हिम्मत सड़क पर वहां पहुंचकर उस रास्ते को पार करने की नहीं थी, जिसकी वजह से वहां दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जुट गई। बाइक और बस में सवार लोगों को घंटों सड़क पर पानी कम होने का इंतजार करना पड़ा। कुमाऊं में पहाड़ से लेकर मैदान तक पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसका असर यह है कि मैदान की नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं। ये आप देखिए किस तरीके से ये सूर्या नाला है जो हल्द्वानी को जोड़ता है सितारगंज से, चोरगलिया से और खटीमा के इलाके से। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से उफान बह रहा है पूरा का पूरा नाला, और ये हर साल का सीन है। इस तरीके के कई सारे नाले हैं, चाहे यहाँ पर हों या फिर कालाढूंगी रोड पर हों, और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरफ आपको एक नज़ारा दिखाऊं, ये उफान पर नाला है और इस नाले के उफान की वजह से लोग सुबह से किस तरह की दिक्कतों में हैं। यहाँ पर आप छोटी छोटी गाड़ियाँ जो हैं, बसें तक हिम्मत नहीं कर पा रही हैं कि इस नाले का उफान इतना तेज है कि इस पर 2 साल पहले एक बस तक इस पर बह गई थी और कई लोगों की जो जिंदगियां हैं अक्सर इन नालों के बहाव में बह जाती हैं, इसलिए लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये सब लोग कर्मचारी हैं अलग अलग फैक्ट्रियों के, अलग अलग कंपनियों के सिडकुल में, और वहां जा नहीं पा रहे हैं। अगर हम सामने आपको दिखाएं कि बस किस तरीके से पार कर रही है और आप पानी के बहाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं बसों के टायर से गुजर रहे इस पानी को देख करके। तो बहरहाल लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, इस तरीके के नाले उफान पर हैं। तो एक तरफ लोगों की डिमांड है कि ये इस तरह की पुलों का निर्माण किया जाए इन रफ्तों में, ताकि लोगों की जिंदगियां इन बरसात के दिनों में सुरक्षित रह सकें।
गुजरात के पोरबंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आदमी बाढ़ के पानी में बह गया है। भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भर गया था, जिसमें एक आदमी फंस गया। आदमी जिस जगह खड़ा था वहां हर तरफ पानी ही पानी था। पानी इतनी तेज रफ्तार में बह रहा था कि उसे पार करना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी आदमी ने हिम्मत दिखाते हुए रास्ते को पार करने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी दूर तैरने के बाद आदमी पानी के बहाव में फंस गया और पानी की लहरें उसे अपने साथ बहाती ले गई। इस दौरान कुछ लोग पीछे खड़े थे जो लगातार आवाज देकर आदमी को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन आदमी ने किसी की बात नहीं मानी और मदद का इंतजार करने की जगह उसने रास्ता पार करना बेहतर समझा और इसी कोशिश के दौरान वो पानी के तेज बहाव में फंस गया। गुजरात का द्वारका भी भारी बारिश की वजह से समंदर बन गया है। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग सड़कों पर कम हैं और जो हैं तो वो कमर तक पानी में डूबे हुए हैं, जबकि सड़क के किनारे बनी दुकानें आधे पानी में डूब गई हैं। वहीं मकानों में पानी भरने की वजह से लोग परेशान हैं। कुछ लोग पानी भरने से बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का देकर ले जाते दिखे। गुजरात की द्वारका में भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी भरने से इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हुआ है। जिधर भी नजर गई पानी पानी दिखा। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए आप कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थी वहां कमर के ऊपर तक पानी में डूबे हुए रास्ते हैं। लोग चलने को मजबूर हैं। इस दौरान कुछ लोग रास्ता पार करने के लिए एक ट्रैक्टर में बैठकर जाते दिखे। वहीं सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया। बड़ी खबर आ रही है सेना से जुड़ी हुई, जिसने एडवाइजरी जारी कर सभी अफसरों और जवानों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे 89 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी है। एडवाइजरी के मुताबिक सभी अफसरों और जवानों को वीचैट, वाइबर, जूम और टिंडर जैसे ऐप से अपने अकाउंट को डिलीट करना जरूरी होगा। इस एडवाइजरी के मुताबिक 15 जुलाई तक सभी अफसरों और जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटना जरूरी होगा। केवल बातचीत या जानकारी इकट्ठा करने जैसे जरूरी काम के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करने की छूट होगी। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, 59 ऐप बंद करने के बाद अब जो सेना के अफसर हैं, जवान हैं, उनसे ताल्लुक रखती हुई एडवाइजरी कितनी अहम है और क्यों जरूरी है, बताइए। देखिए, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे कि सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेकर जो है दुश्मन देश जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि लगातार जो एडवाइजरी पहले भी जारी की जा रही थी कि सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। कई सारे एडवाइजरी में ये भी कहा गया था कि आप अपनी यूनिफॉर्म या लोकेशन है उसके बारे में जानकारी वहां पे साझा ना करें। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है ये मामले सामने आ रहे हैं, जासूसी और जो जिस तरीके की चीजें सामने आई, उसके बाद जो है कड़ा फैसला जो है सेना की तरफ से लिया गया है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि ज्यादातर ऐसे ऐप हैं जो कि डेटिंग ऐप हैं, उनको बैन किया गया है और साथ ही फेसबुक जो है उसको बैन किया गया। लेकिन जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आप आपस में बातचीत करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, जैसे व्हाट्सएप हो गया और बाकी इस तरीके के ऐप हैं, उनको जो है लिमिटेड यूज के लिए जो है परमिशन दिया गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे थे उसके मद्देनजर जो है ये फैसला लिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण फैसला भी है, क्योंकि काफी मामले सामने आए थे कि कैसे हनी ट्रैप करके जो है भारतीय सेना के जवानों को अलग अलग फेक अकाउंट से और उनको जो है कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती रही और कहीं ना कहीं जानकारी जो जुटाने की कोशिश की जाती रही। तो ये बड़ा फैसला है। फिलहाल जो है इसको सबको लागू करना होगा। 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। 15 जुलाई तक सबको अपने जो अकाउंट है उनको डीएक्टिवेट नहीं करना, उनको डिलीट करना है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो यानी कि ये क्लियर है। यही मैं सवाल भी आपसे करना चाह रही थी कि आप कह रहे हैं कि डीएक्टिवेट नहीं करना है, बल्कि जिन 89 ऐप्स की बात हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, उन पर से उन्हें अपने प्रोफाइल को डिलीट करना है। ठीक, बिल्कुल संदीप, यही
जी बिल्कुल, अपना जो प्रोफाइल है सेना के अधिकारी और जवान जो सिलेक्टेड जो एक एडवाइजरी में जितने भी ऐसे ऐप दिए गए हैं जिनको मेंशन किया गया है, उनमें किसी भी अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करना है, उनको सीधा डिलीट करना है। इससे पहले जब एडवाइजरी आई थी तो ये कहा गया था कि डीएक्टिवेट किया जाए, लेकिन जो है उसको बहुत ज्यादा जो है तवज्जो शायद उस समय नहीं मिली, इसीलिए अब सीधे तौर पर ये कहा गया है कि डिलीट करना है। और अगर इसकी जो है जांच भी की जाएगी, इंटेलिजेंस लगातार इसको जो है देखेगी। अगर 15 जुलाई के बाद कोई ऐसा ऐप जो कि उस एडवाइजरी में शामिल है और वो उसका इस्तेमाल तब भी हो रहा है, तो यानी कि कुल मिलाकर अगर ऐसा नहीं करते हैं जवान या अफसर तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। शुक्रिया संदीप इस बड़ी जानकारी के लिए।